दोस्तों कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रात के 8 बज के 5 मिनट हो चुके हैं और समय हो चुका है हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, खुद भी जुड़िए, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास आ चुकी है और हिस्ट्री के अंतर्गत हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो केंद्रीय विषय क्या है, वो है मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हर वनडे एग्ज़ाम को देखते हुए, उसके पैटर्न को देखते हुए आपके उसी आधार पर आपकी तैयारी को मजबूत किया जाएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सुबह 11 बजे आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न प्रोवाइड किए जाते हैं। दोपहर 2 बजे भारतीय इतिहास और संविधान पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है। अब उसके स्थान पर हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो उसकी क्लास को भी बिल्कुल मिस मत करें और हिस्ट्री क्लास को ज़रूर देखें। जितने भी क्लास आपको दिया जा रहा है दोस्तों, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, टीजीटी, पीजीटी बैंक, हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दिए जा रहे हैं। और आपको ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन जरूर कर पाए दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप उन प्रश्नों को डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, बिल्कुल भी मिस मत करें। आइए देखते हैं कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है कि रामपंथ के अग्रणी प्रकाश के संत कवि कौन थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी? या ऐसे भी प्रश्न आपसे आ सकता है कि रामचरितमानस जो कविता है उसके रचयिता कौन है? आपका विकल्प क्या है? तुलसीदास, चैतन्य, निम्बार्क या फिर वल्लभाचार्य। तो रामपंथ के अग्रणी प्रकाश संत कवि कौन थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता की लिखी थी या कविता की रचना की थी? विकल्प क्या कह रहा है? तुलसीदास, चैतन्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्तों? तुलसीदास। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की लिखी थी, या कह लीजिए रामचरितमानस कविता की रचना की थी। तो ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली और कुशल राजा कौन था? यहाँ पे प्रश्न ध्यान देने लायक है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो अंतिम शक्तिशाली और कुशल राजा कौन था? राजा तो बहुत हुए, लेकिन शक्तिशाली और कुशल राजा कौन था? इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, छेदी लक्ष्मी या फिर कृष्ण तृतीय? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली और कुशल राजा कौन था? तो कुशल राजा और राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? तो वो राजा का नाम क्या था दोस्तों? तो वो राजा था कृष्ण तृतीय। क्या नाम था? कृष्ण तृतीय। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछना चाह रहा है वो कह रहा है 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? 1398 की बात है, जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? आपका विकल्प क्या दे रहा है कि महमूद शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आराम शाह या फिर गयासुद्दीन बलबन। इन चारों विकल्पों में से कौन वो दिल्ली का सुल्तान था जिसके समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में? तो 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो उस समय दिल्ली का सुल्तान था महमूद शाह तुगलक। कौन था? महमूद शाह तुगलक। तो ए विकल्प यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? ए विकल्प। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त शब्द मणिग्रामय का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बस में दोस्तों, मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त शब्द मणिग्रामय का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? गांवों का संघ, विभिन्न बाजारों का परिसर, व्यापारियों का संघ या एक छोटे से गांव में प्रशासन की इकाई। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? तो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त शब्द मणिग्रामय ग्रामय शब्द जो है इसका सही अर्थ क्या है? गांवों का संघ, विभिन्न बाजारों का परिसर, व्यापारियों का संघ, एक छोटे से गांव में प्रशासन की इकाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यापारियों का संघ।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि मणिग्राममय का जो अर्थ होता है वो होता है व्यापारियों का संघ। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रसिद्ध पुरंदर की संधि 1665 में हुई, शिवाजी और निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है दोस्तों, पूछना ये चाह रहा है कि पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी वो शिवाजी और किनके बीच हुई थी। आपके विकल्प क्या कह रहा है, जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खान या फिर औरंगजेब। तो पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी 1665 ईस्वी में। तो जो पुरंदर की संधि हुई थी प्यारे दोस्तों 1665 ईस्वी में हुई थी, और किसके बीच हुई, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। किनके बीच हुई थी, शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में। तो आपका यहाँ से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बात समझ में आ रही। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं था। अष्टप्रधान का मतलब होता है कि क्या होता है अष्टप्रधान का मतलब, तो अष्टप्रधान का मतलब होता है 8, यानी 8 प्रधान जो उसमें माने जाते थे वो कौन थे। तो निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं था, सुमंत, मजूमदार, वकियानवीस या फिर वकील। तो आपको बता दूं अष्टप्रधान के पद थे पेशवा, आमत्य, सचिव, मंसूबदार, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव और वकियानवीस। प्यारे दोस्तों अष्टप्रधान का मतलब होता है 8 प्रधान यानी 8 पद। ठीक है, इसमें से सुमंत, मजूमदार, वकियानवीस, वकील, इन चारों में से कौन शामिल नहीं था अष्टप्रधान में, तो वकील शामिल नहीं था। दोस्तों कौन नहीं शामिल था, तो उसमें वकील नहीं शामिल था। तो आपका यहाँ से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। बात समझ आए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने किताबुल हिंद लिखी है। निम्नलिखित में से किसने किताबुल हिंद लिखी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किसने किताबुल हिंद लिखी है। विकल्प कह रहा है अलबरूनी, हकीम, निशापुरी, जुवैनी, मलिक इब्न दिनार। किताबुल हिंद किसने लिखी है, तो याद रखिएगा किताबुल हिंद जो है इब्न सीना का समकालीन महमूद गजनी के साथ भारत आया और भारतीय साम्राज्य, धर्म, भूगोल और विज्ञान पर यह प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। लिखा किसने, अलबरूनी ने। दोस्तों तो यानी कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी। कौन है, अलबरूनी। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हसन निजामी और फके मुदब्बिर मामलुक सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया। बात समझिए दोस्तों, हसन निजामी और फके मुदब्बिर सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, हसन निजामी और फके मुदब्बिर मामलुक सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। दोस्तों किसके थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। किसके थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। तो यहाँ से आपका ए विकल्प निकल के आ रहा है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा पहले दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों हसन निजामी और फके मुदब्बिर मामलुक सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। ठीक है, हसन निजामी ताजुल मासिर के लेखक, और फ़क़े मुदब्बिर की बात करें तो आदबुल हरब व सुजात आदि के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी की 8 मंत्री परिषद जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था में किसे मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था और वह सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि शिवाजी की 8 मंत्री परिषद जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था में किसे प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था और वह सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। विकल्प क्या कह रहा है, पेशवा, आमात्य, सचिव या सुरू नवीस या फिर मजूमदार। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करें, शुरुआत से अंत तक देखें और संघर्ष और मेहनत से बिल्कुल पीछे मत भागिए, कि सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ प्यारे दोस्तों, और हमेशा कहता रहूँगा कि द स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी संघर्ष जो है वो सफलता की असली कुंजी होती है। और शिक्षा को आप जितना किसी को बांटेंगे उतना आपकी शिक्षा बढ़ती है, घटती नहीं है दोस्तों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दें, शिक्षा बांटें, उससे आपका ही तैयारी मजबूत होगी दोस्तों।
जो आपके ग्रुप में है ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ा करें, क्योंकि उससे कोई भी टॉपिक होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सफलता जब तक ना मिले नींद चैन को त्याग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना तू भाग तू, यूं ही करने वाले की हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो शिवाजी की 8 मंत्रिपरिषद जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था में किसे मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था? तो पेशवा को। उत्तर ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले में जहांगीर महल स्थित है? आपको बताना है कि वो किला कौन सा है जहां जहांगीर महल स्थित है। विकल्प क्या है? लाहौर किला, आगरा किला, लाल किला या फिर गोलकुंडा किला। जहांगीर किले महल की बात की जा रही है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस किले में जहांगीर महल स्थित है? लाहौर का किला, आगरा किला, लाल किला या फिर गोलकुंडा किला। तो आपको बता दूं कि जहांगीर महल सॉरी मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था और आगरा का किला ये प्रमुख महल है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका आगरा का किला। क्या हो जाएगा? आगरा का किला, यानी कि बी विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को आगरा शहर की नींव रखने के लिए जाना जाता है? यानी इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि आगरे शहर का निर्माण किसने किया, उसकी नींव किसने रखी। तो वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस सुल्तान को आगरा शहर की नींव रखने के लिए या निर्माण करने के लिए, स्थापित करने के लिए जाना जाता है? बहलोल लोदी को, सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को या फिर शेरशाह सूरी को। तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से जिस सुल्तान को आगरा शहर की नींव रखने के लिए जाना जाता है वो कौन है? तो वो है सिकंदर लोदी। यानी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? सिकंदर लोदी। आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ से सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हम बात कर लें सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी का जो समय काल था वो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक था। बात समझ आए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से बाजार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए थे? शाहनाए मंडी और सराय अदल, गुलामों का बाजार, घोड़ों और मवेशियों का बाजार, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाजार था जिसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था? तो वो बाजार कौन सा है? तो वो सराय मंडी और सराय अदल है, गुलामों का बाजार है, घोड़ों और मवेशियों का बाजार है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी दोस्तों। उत्तर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? बात समझ में आ रही? कौन से तोमर शासक है जिसको दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? आपका विकल्प क्या कह रहा है? अनंगपाल, वजांत, रुदाने या फिर देवराज। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हो सकता हो शायद आप जानते भी हो इसका उत्तर। तो दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जिस तोमर शासक को माना जाता है वो थे अनंगपाल। कौन थे प्यारे दोस्तों? अनंगपाल। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विशेष रूप से अनंगपाल तोमर द्वितीय को दिल्ली बसाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ठीक है दोस्तों, यानी मोहम्मद गौरी जिसने कई सारे प्रदेशों को जीता, उसकी देखभाल करने के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? आपका विकल्प है नसीरुद्दीन, दूसरा विकल्प कह रहा है अल्तमश, दूसरा कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा कह रहा है मलिक काफूर। तो मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रशासन और सैन्य नियंत्रण की जिम्मेदारी अपने विश्वस्त दास सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी, जो बाद में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आपके सी विकल्प में दे रहा है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 11वीं शताब्दी के कवि जयदेव की संस्कृत कविता निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का आधार बनी? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि जयदेव की संस्कृत कविता किस नृत्य शैली का आधार बनी? विकल्प कह रहा है उड़ीसा, भरतनाट्यम,
कथक और मणिपुरी। बात समझ में आई दोस्तों कि 11वीं शताब्दी के जो कवि थे जयदेव, उनकी संस्कृत कविता निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का आधार बनी? तो वो थी उड़ीसी। क्या था दोस्तों? उड़ीसी। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जयदेव की गीत गोविंद जो है वो उड़ीसी नृत्य की भाव भंगिमाओं, मुद्राओं और विषय वस्तु का प्रमुख आधार है, यानी गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद। याद रखिएगा दोस्तों, गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है वो संस्कृत में है। अगला प्रश्न क्या है कि सूफी रहस्यवादियों के फना सिद्धांत का सही अर्थ क्या है? परमानंद प्राप्त करने के लिए प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करना, ईश्वर से संवाद करना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भवातीत ध्यान, ईश्वर से मिलने के माध्यम से मानवीय गुणों का विनाश। इसका सही उत्तर क्या होगा कि सूफी रहस्यवादियों के फना सिद्धांत का सही अर्थ क्या है? तो आपको बता दूं कि सूफी रहस्यवादियों के फना सिद्धांत का जो सही अर्थ है वो क्या है? तो फना का अर्थ है स्वनाश, यानी कि ईश्वर से मिलने के माध्यम से मानवीय गुणों का विनाश। तो यानी कि आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही को स्वीकार किया? राजा मान सिंह, बीरबल, राजा तानसेन, राजा डोटरमल। ध्यान से सुनिए, किसने दीन इलाही को स्वीकार किया? राजा मान सिंह ने, बीरबल ने, राजा तानसेन ने या फिर राजा डोटरमल ने? तो दीन इलाही को बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया था। सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो बीरबल ने। किसने स्वीकार किया था पहले दोस्तों? तो बीरबल ने। तो यानी कि आपका बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना के पीछे के कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी दीन इलाही की स्थापना के पीछे का कारण कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है? इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। विकल्प क्या कह रहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों को समाप्त करना, एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना जो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को स्वीकार्य हो, तीसरा कह रहा है कि नस्ली और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करना, चौथा कह रहा है एक धार्मिक क्लब की स्थापना करना। तो निम्नलिखित में से कौन अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना के पीछे का सही कारण या अच्छा कारण माना जाता है? तो आपको बता दूं इसमें से सही उत्तर आइए देखते हैं। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद को समाप्त करना, तो ये गलत हो जाएगा। एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना जो मुसलमानों और हिंदू दोनों को स्वीकार हो, तो ये भी गलत होगा। नस्ली और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करना प्यारे दोस्तों, तो यही सही उत्तर माना जाएगा। यानी कि सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि नस्लीय और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करना। तो यहाँ से आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मुगल काल के दौरान जबती प्रणाली के तहत भूमि राजस्व का आकलन किया जाता था और इसका भुगतान करना आवश्यक था। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मुगल काल के दौरान जब्ती प्रणाली के तहत भूमि राजस्व का आकलन किया जाता था और इसका भुगतान करना आवश्यक था। विकल्प क्या कह रहा है? नगद या वस्तु के रूप में, केवल नगद में, केवल वस्तु के रूप में, किसानों की ओर से, जमींदार द्वारा। तो जब्ती प्रणाली के तहत भूमि राजस्व का आकलन किया जाता था और भुगतान कैसे करना आवश्यक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगद या वस्तु के रूप में। किस रूप में प्यारे दोस्तों? नगद के रूप में या फिर वस्तु के रूप में इसका अदा किया जाता था। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भुगतान करने का मतलब होता है दोस्तों अदा करना। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दफ्तरशाही घरानों के खातों की देखभाल के लिए जिम्मेदार था? बात समझ में आई? निम्नलिखित में से कौन सा दफ्तर शाही घरानों के खातों की देखभाल के लिए जिम्मेदार था? दफ्तर मवाजिब, दफ्तर तौजीहात, दफ्तर रोज नामचा, दफ्तर तहवील। बात समझ में आई दोस्तों? दफ्तर मवाजिब की मवाजिब की अगर हम बात कर लें तो ये वेतन और भत्तों के रिकॉर्ड रखता था। अगर हम दफ्तर तौजीहात की बात कर लें तो ये जो है लेखा परीक्षा एवं राजस्व रिकॉर्ड रखता था। दफ्तर रोज नामचा की बात कर लें तो ये दैनिक दरबारी घटनाओं का लेखा जोखा रखता था। और दफ्तर तहवील की बात करें
तो ये खजाने और शाही घरानों के खातों का प्रबंधन करता था। तो यहाँ से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दफ्तरे तहवील, यही इसका सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद गौरी जो गौरीद साम्राज्य का सुल्तान था, निम्नलिखित में से किस राजा के साथ शासन किया था? अलाउद्दीन हुसैन, मसूद प्रथम, गयासुद्दीन या महमूद द्वितीय। तो मोहम्मद गौरी जो गौरीद साम्राज्य का सुल्तान था, निम्नलिखित में से किस राजा के साथ शासन किया था? अलाउद्दीन हुसैन के साथ, महमूद प्रथम के साथ, गयासुद्दीन के साथ या महमूद द्वितीय के साथ? बात समझ में आई दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन के साथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, गयासुद्दीन के साथ। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अपने भाई गयासुद्दीन मोहम्मद के साथ गौरी साम्राज्य का शासन किया था। यहाँ ग्यास लिखा है, ये ग्यास होना चाहिए प्यारे दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिए, एक ग्यास होगा। ठीक है, ये ग्यास होगा, लिख नहीं पाया, ये होगा ग्यास। ठीक है, गयासुद्दीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली का निर्माण कराया था? आपका विकल्प क्या है, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और कैकुवाद। प्यारे दोस्तों, आज हम उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो बहुत बार रिपीटेड है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी कभी कदार आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आप उसको मिस कर देते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कराया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका यहाँ से सही माना जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन मसूद शाह के द्वारा, नसरुद्दीन महमूद के द्वारा या फिर रजिया सुल्तान के द्वारा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इल्तुतमिश का पुत्र था, अपनी माता शाह तुर्कान के प्रभाव में अत्याचारी शासन चला रहा था। दिल्ली के अमीरों और जनता के विद्रोह के बाद रजिया को सिंहासन पर बैठाया गया और रुकनुद्दीन की हत्या कर दी गई। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह निम्नलिखित में से किस राजा का पुत्र था? नसीरुद्दीन महमूद का, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, बहराम शाह का या फिर रजिया सुल्तान का? अलाउद्दीन मसूद शाह किस राजा का पुत्र था? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो बहराम शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था? बहराम शाह का पुत्र था। बहराम शाह का पुत्र था। तो यहाँ से सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसका जो सल्तनत था, मुगल वंश ममलूक वंश का सुल्तान रहा 1241 से 1246 तक। कब से? 1241 से लेकर के 1246। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मेरे दोस्तों प्रश्न है, अलाउद्दीन मसूद शाह निम्नलिखित में से किस राजा का पुत्र था? तो ये बहराम शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था प्यारे दोस्तों? तो बहराम शाह का पुत्र था। सी विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का अंतिम प्रश्न, दीवाने विजारत नामक वित्त विभाग का प्रमुख कौन था? नायब वजीर सदर सुल्तान। दीवाने विजारत नामक वित्त विभाग का प्रमुख कौन था? नायब वजीर सदर सुल्तान। तो सल्तनत काल में दीवाने विजारत वित्त विभाग हुआ करता था और इसका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? वजीर। इसका प्रमुख कौन होता था प्यारे दोस्तों? तो इसका प्रमुख होता था वजीर। तो यहाँ से आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। प्यारे दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो अगर सफलता पाना है तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही आना है। हम उन प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा। तो और लोगों को भी इन्फॉर्म कीजिए, चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।